हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ब्लड की, यानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड को। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड को और समझते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो मेनली ब्लड क्या है? ब्लड क्या है आप सभी लोगों को पता है। व्हाट इज ब्लड? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना सर? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो पहली बार सुना हम लोगों ने। अभी तक तो हम ब्लड को सिर्फ इस नाम से जानते थे कि रक्त है यानी खून है ना? ऐसा नो, लेकिन आपने एक नई बात बता दी, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो मेनली हमारी पूरी बॉडी 3 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है, नहीं 4 प्रकार के टिश्यू से। तो 4 प्रकार के टिश्यू कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे समझेंगे पहले। तो 4 प्रकार के टिश्यू है। थोड़ा सा आपको नॉइज़ मिलेगा बिकॉज जो बाहर है, मतलब जस्ट इसके बाहर देखेंगे जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसके जस्ट बाहर आपको क्या मिलेगा? NH28 मिलेगा। जस्ट बाहर है, तो हम लोग NH28 से एकदम कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, मिले टिश्यू आपको 4 प्रकार के मिलेंगे पूरी बॉडी को बनाने वाले। एक है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, एक है एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है मसल्स टिश्यू, ठीक है, मसल्स टिश्यू। और तीसरे नंबर पे आता है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथे नंबर पे आता है नर्व टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू है जिनसे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, अब देखिएगा ये एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियम टिश्यू को अगर हम बोले तो ये बाहरी टिश्यू है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो ना, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी एक्चुअल में कैसे बनी है। अगर मैं बॉडी की भी बात करूं तो बॉडी हमारी सबसे पहली बात तो सबसे पहले सेल से बनी है। किससे बनी है? सेल। ऐसे समझना, बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी है? सेल। सेल जब ग्रुपिंग करता है तो क्या बनाता है? टिश्यू। ठीक है ना? टिश्यू फिर क्या बनाता है? ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और इसे ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी चलती है। ठीक है, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, है ना? और ऑर्गन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है वो 4 प्रकार के टिश्यू बनाते हैं। कितने प्रकार के टिश्यू? 4 प्रकार के टिश्यू। एक है एपिथेलियम, मसल्स और कनेक्टिव और नर्व्स। इसमें एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा, एक अंग बनाएगा। तो एक्चुअल में एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? एक ऑर्गन का बाहरी संरचना तैयार करता है। एक ऑर्गन है, मेनली ये है ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन मैंने मान लिया तो इस ऑर्गन का जो बाहरी लेयर है, समझ में आ रहा है, उसको कौन निर्माण करता है? उसका निर्माण करता है एपिथेलियम टिश्यू। अब चूंकि ये ऑर्गन काम करेगा, तो ये बताओ खोखला कोई ऑर्गन काम कर पाएगा? काम करने के लिए जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में केवल हड्डियां हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ कर पाएंगे? हड्डियों की बदौलत कुछ हो पाएगा? नहीं, उसके अंदर मांस होना जरूरी है ना। तो इसीलिए हमारे ऑर्गन के अंदर एक और टिश्यू आएगा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या है? वो मांस है। और बाहरी वाला कौन है? एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर देखोगे ऑर्गन के अंदर आओगे तो ऑर्गन के अंदर एक्चुअल में तुमको क्या मिलेगा? ऑर्गन के अंदर चूंकि मान लो ऑर्गन के अंदर मतलब मसल्स टिश्यू के पास, तो मसल्स टिश्यू है, काम कर रहे हैं भाई, मसल्स टिश्यू ही तो काम कर रहे हैं, मांस ही तो हमारा काम कर रहा है। हम मूव करा रहे हैं तो मांस ही तो है यहाँ पे, है कि नहीं है? हम फोर्स लगाते हैं, अच्छा हमारी बॉडी काम करती है ना, तो बॉडी काम करती है। काम करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। बिना बल के काम नहीं होगा। और बल आता कहाँ से है? हमारा शरीर कौन सा बल प्रोड्यूस करता है? तो पेशीय बल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे सपोज कर लो ये मार्कर से लिख रहा हूँ तो इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये कौन सा बल लगा रहा हूँ मैं? पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। और ये मस्कुलर फोर्स, इसका मतलब कौन है? मसल्स लगा रहे हैं ना, ये मसल्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स मसल्स के द्वारा फोर्स डेवलप हो रहा है, मसल्स के द्वारा काम करवाया जा रहा है। तो मसल्स को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आप काम करवा रहे हो तो एनर्जी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर से मैं बोलूँ कि हमारा जो मसल्स है यही फोर्स डेवलप करता है और इसी फोर्स के कारण हम कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ कहीं भी कुछ काम कर पा रहा है तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, इन्हीं मसल्स की बदौलत हो रहा है ना। हमारा हाथ क्या कर रहा है? इन्हीं मसल्स की बदौलत फोर्स लगा पा रहा है। कौन सा फोर्स लगाता है? मस्कुलर फोर्स। और ये बताओ, अगर फोर्स लगा रहा है, काम कर रहा है बेचारा, तो एनर्जी तो चाहिए ना, तो इसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ पे है? क्या इसी के पास एनर्जी बन जाएगी तुरंत? नहीं। हम खाना खाते हैं तो पेट के पास जाता है, और बाकी ऑर्गन तो पेट के पास एकदम कनेक्टेड नहीं है कि नहीं है? कनेक्टेड है? नहीं।
सर पेट से कनेक्टेड नहीं, हमारा ऑर्गन कहीं और है, पेट कहीं और है, तब उस एनर्जी को कोई ला के देगा तभी तो, है ना। तो एक्चुअल में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा टिश्यू लगाना पड़ेगा जो कनेक्ट करके रखे, पेट के अंदर जो खाना आ रहा है उसको कहाँ तक लेके आए, ऑर्गन तक लेके आए। इसलिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू, ताकि मसल्स टिश्यू को क्या मिलते रहे, खाना मिलते रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया। अब ये ऑर्गन चूंकि काम कर पा रहा है, जैसे मेरा हाथ है, फोर्स लगा पा रहा है, जो मन कर रहा है कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यहाँ से बोल रहा हूँ, तो सबका कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आ नहीं आया, मेरी बात समझना। तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ भी काम कर रहा है, और किसके अनुसार मतलब किसके साथ काम कर रहा है, मेरी आवाज़ के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो मेरा हाथ इस समय इंडिकेट करा रहा है, मुझे बताना है, तुमको समझाना है। तो देखो हाथ भी काम कर रहा है, मुंह भी काम कर रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे पूरी शरीर, मतलब मेरा जो पूरा शरीर है वो सभी ऑर्गन के साथ कंबाइंड रहता है, कनेक्शन के साथ काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा होता है। समझ में आया। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है कि नहीं है ना। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बन कहाँ से रहा है, कोई तो ऑर्डर दे रहा होगा, ये कोई तो इस काम को करने के लिए कह रहा होगा, तो कौन है वो, ब्रेन। समझ आ रहा है। मान लो इस ऑर्गन को जो पर्टिकुलर काम करना है वो कैसे पता चलेगा इसको कि ये करना है, तो इसके लिए कोई तो इंडिकेशन दे रहा होगा, तो वो कौन देता है, ब्रेन। अब ब्रेन तो यहाँ पे है, तो ब्रेन कैसे इंडिकेशन दे सकता है। तो एक्चुअल में ब्रेन क्या करता है, हर ऑर्गन के पास अपना एक सिस्टम फिट कर देता है। समझ में आ रहा है। यानी एक ऑर्गन जब बनता है तो उसके अंदर ही एक टिश्यू लगा दिया जाता है जो किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कनेक्टिव टिश्यू, जो किससे कनेक्टेड है, स्टोमक से कनेक्टेड है ना, स्टोमक के अंदर खाना आएगा तो लाके पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही हमारा ऑर्गन किस तरीके से काम करेगा, उसको कमांड देने के लिए उसके अंदर एक और टिश्यू लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व टिश्यू। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि नर्व टिश्यू है। नर्व टिश्यू किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से। नर्व टिश्यू किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। तो इन 4 प्रकार के टिश्यू से हमारा मिलके एक ऑर्गन बनता है। ठीक है। इनमें से जो आप कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हो, जो कनेक्ट किए रहता है पूरे बॉडी ऑर्गन को एक साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। यानी ब्लड क्या है, हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो सभी बॉडी ऑर्गन को आपस में क्या किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। ब्लड देखो किडनी से भी मिलता है, ब्लड लीवर से भी मिलता है, ब्लड स्टोमक से भी मिलता है, ब्लड लंग्स से भी मिलता है। तो ब्लड सबसे मिल रहा है, हार्ट से भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब सब पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्रेन से भी कनेक्टेड है ना। तो एवरी ऑर्गन आर कनेक्टेड विथ ब्लड, ऐसा नो, सभी ऑर्गन क्या है, ब्लड के साथ कनेक्टेड है। यानी ब्लड अपने आप में क्या है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, इसमें कोई दुविधा नहीं। ठीक है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो मान लो हम ब्लड पढ़ना चाहते हैं, तो ब्लड की स्टडी को हम लोग बोलते क्या है, देखना ध्यान से। ब्लड की स्टडी मतलब हम चाहते हैं कि केवल ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ले लें, तो हम कैसे ले सकते हैं, कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो हेमेटोलॉजी, कौन सी लॉजी, हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो हेमेटोलॉजी के द्वारा हम किसका अध्ययन कर रहे होंगे, ब्लड में। समझ आया कि नहीं है। मतलब जैसे आप कार्डियोलॉजी पढ़ो, क्या पढ़ो, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ रहे होगे, हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे होगे, हार्ट के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। कार्डियोलॉजी जो पढ़ता है वो कार्डियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसके बारे में केवल स्टडी कर रहे होते हैं, हार्ट के बारे में। ऐसे हेमेटोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, ब्लड के बारे में। समझ में आया। और मान लो जैसे कार्डियोलॉजी हमने पढ़ लिया, तो हम डॉक्टर हो गए, हार्ट के स्पेशलिस्ट हो गए, तो हमको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। ऐसे ही ब्रेन के बारे में पढ़ना है तो न्यूरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूरोलॉजी। और हमने केवल न्यूरोलॉजी पढ़ ली, न्यूरोलॉजी की स्टडी कर ली, तो इसका मतलब हम क्या कहलाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। आप जाते होंगे, है ना, डॉक्टर वगैरह के पास। जैसे आप अभी हम लोग के वहाँ गोरखपुर में एम्स है, तो एम्स पे आप क्या करते हो, मतलब एम्स में अगर आपको जाके दिखाना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट लेते हो तो आप वहाँ पे देखते हो ना, बहुत सारे स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं। जैसे स्किन से संबंधित कोई समस्या है, तो स्किन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कहाँ होता है, डर्मेटोलॉजी में होता है। किस में होता है, डर्मेटोलॉजी में। और जो वो अध्ययन कर लेता है वो क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो सपोज कर लो आपके बॉडी के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन है या कुछ भी स्किन से संबंधित समस्या है, तो आप एम्स के किस डिपार्टमेंट में जाके दिखाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे कि नहीं जाओगे, यानी वहाँ पे कौन मिलेगा आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेगा। क्लियर है। हार्ट से संबंधित समस्या है, मतलब
क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है किसके पास जाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ब्रेन से संबंधित समस्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक है ना? आएगा समझ में? ऐसे ही अगर मान लो दिमागी संतुलन इधर उधर बिगड़ जाता है तो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि मतलब मानसिक जो संतुलन है अगर डिसबैलेंस हो जा रहा है, जैसे ब्रेन के अंदर समस्या मतलब न्यूरॉन के अंदर समस्या, जैसे चोट लग गई ब्रेन में तो उस समस्या का सोल्यूशन न्यूरोलॉजिस्ट देगा। मतलब समझ में आ रहा है? और पागल वागल हो गए तुम, पागल मतलब डिसबैलेंस, अब चोट नहीं लगी है फिर भी तुम्हारा दिमाग कभी कभी होता है डिस्टर्ब हो जाता है, अरे तुम लोग का नहीं होता, कई लोग का हो जाता है ना, पागल वागल हो जाते हैं, तो उनके लिए न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देखेगा भाई। न्यूरोलॉजिस्ट कब देखेगा? जब चोट लगेगी, चोट तो लगी नहीं है, उसका दिमागी संतुलन इधर उधर हुआ है, तो उसको हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में। और वो जो पढ़ लेता है वो क्या कहलाएगा? साइकोलॉजिस्ट। तो सपोज करो दिमाग में डिस्टर्ब है तुम्हारा, तो किसके पास जाओगे? साइकोलॉजिस्ट के पास। पहले ये सब पकड़ना है, ठीक है? और देखा जाए, और जैसे किडनी के अंदर समस्या आ गई कोई समझ पा रहे हो? किडनी है, क्या करती है? ब्लड को प्योरीफाई करती है, समझ में आ रहा है? करती है ना, तो ब्लड को प्योरीफाई करती है। कभी कभी किडनी में समस्या आती है, देखते कई लोगों का किडनी फेल हो जाता है, तो किसके पास जाएंगे? किडनी को दिखाने की समस्या है, मतलब किडनी को दिखाना है तो किसके पास जाएंगे? किस डॉक्टर के पास? कहाँ पे अपॉइंटमेंट लोगे? एम्स में? किस तरीके के डिपार्टमेंट में? तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। नेफ्रोलॉजी में बैठता कौन है? नेफ्रोलॉजिस्ट। कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं? किसके बारे में? ठीक है। ऐसे ही बोन से संबंधित, हड्डियों से संबंधित समस्या है तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? ऑर्थोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे। ऑर्थोलॉजी यानी वहाँ पे कौन होते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं। ऑर्थोलॉजिस्ट किसके बारे में? बोन्स, हड्डियों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे होते हैं। समझ में? ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आया ना? इसमें कोई दुविधा नहीं? इतना समझिए, अभी बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे और आगे देखेंगे, मेनली आपको दांत के लिए मिलेंगे। दांत देखते हैं, दांत देखे हैं, दांत तो मेनली दांत के लिए किसके पास जाते हैं? डेंटोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और उसमें जो पढ़ लेता है वो डेंटोलॉजिस्ट कहलाता है या डेंटिस्ट कहलाता है। दांत के डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है? ओके। अब आँख का आपने जो पूछा वो मुझे नहीं पता है फिलहाल में, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पहले ही बोल दूँ कि मैं आपके आंसर को ना दूँ, ठीक है? तो आँख का मुझे अभी फ़िलहाल में नहीं पता है, ठीक है ना? मतलब आँख का मुझे अभी नहीं पता है, तो मैं इसको पता करके आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, ओके? तो फिलहाल में समझिएगा, कई सारे डॉक्टर मैंने बता दिए है, हाँ या ना? अब ये डॉक्टर क्या कैसे बने हैं? ये अलग अलग चीज़ों को पढ़ के बने हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बना है? कार्डियोलॉजी पढ़ के बना है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ब्लड का डॉक्टर बनना है, यानी ब्लड के बारे में जब आप पूरी जानकारी लेना चाहेंगे तो कहाँ लेंगे? क्या पढ़ के ब्लड के बारे में जानकारी ले लेंगे? हेमेटोलॉजी, समझ में आया ना? तो ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी कहलाती है। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने जितने लोग का नाम लिखा है, मतलब बोला है, उसको आप स्वयं लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिखवा भी सकता हूँ, बट आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? इतना नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये ज्ञानवर्धक है आपका, तो इसको ज़रूर छोड़ेंगे नहीं, साइड में लिख लेंगे तो आपका यूज, मतलब आपके लिए ज्ञान और बढ़ेगा, ओके? अब कहानी को और बढ़ाया जाए तो हेमेटोलॉजी में हम ब्लड को पढ़ लेंगे, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी पॉइंट को और समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, ब्लड के बारे में? वो ये है कि एक कहानी को समझिएगा। मेनली जो हमारी बॉडी होती है, मेनली हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है? मैं साइड में यहाँ पे समझा रहा हूँ, दिख रहा होगा, आया ना? तो ह्यूमन बॉडी ऐसे एक्चुअल में बनती कैसे है? तो आपको पढ़ना है आगे जाके रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। कि आखिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले समझिए, एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग बनता कैसे है? तो मेनली दो तरीके के सेल आपस में कंबाइंड होते हैं, एक मेल का गैमेट सेल और एक फीमेल का गैमेट सेल, ठीक है? मेल का जो गैमेट सेल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेल गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल। और मेल का जो गैमेट सेल होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है? और फीमेल का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ओवम या एग सेल, ठीक है? आइए समझ में। तो एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल जब आपस में कंबाइंड होंगे, क्या होंगे? कंबाइंड, यानी जब एक स्पर्म सेल आएगा और एक ओवम सेल, और क्या होंगे? आपस में मिलेंगे।
मिलेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, दो सेल है, मतलब दो कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं मिलके एक कोशिका बनाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक, अब होता क्या है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी एक सेल से तो मिलकर बनी नहीं है, बहुत सारे सेल में है। तो होता क्या है कि ये जो एक सेल है जाइगोट का, वो एक्चुअल में क्या करता है? ये सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल नए सेल बना रहा होता है, अपने आप को विभाजित करके, अपने आप को तोड़ के अलग अलग सेल बना रहा होता है। अलग मतलब नए नए सेल बना रहा होता है, यानी ये कई सेल अपने आप को तोड़ेगा, तोड़ के नए नए सेल बनाएगा। जैसे आपको चोट लगता है, तो जब चोट लगता है तो इतनी दूर की कोशिकाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन फिर वहाँ पे नई कोशिकाएं आती हैं, नहीं आती हैं? आती हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इतने दूर की कोशिकाएं क्या हो गई? गायब हो गई। हो गई गायब। ठीक है, यहाँ पे कोशिका ही नहीं है। तो ये जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? कोशिका विभाजन। क्या करती हैं? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन करती हैं और फिर यहाँ पे क्या बना देती हैं? नई कोशिकाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कैसे होता है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेल डिवीजन में होता क्या? मेनली एक सेल क्या कर रहा होता है? अपने आप को तोड़ के नए नए सेल बना रहा होता है। वैसे ये जाइगोट भी क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा और नए नए सेल बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये कोशिका विभाजन करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। समझ में आ रहा है? और अंत में जाके ये रुकता तो नहीं है ये, लेकिन अंत में जाके एक नई चीज बना देता है। यानी ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है, इतना कोशिका विभाजन करता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूँगा मैं, एक नए स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये जाइगोट। इतना ज़्यादा क्या करता है ये? क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। किस में कन्वर्ट हो गया ये? ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है भाई? ध्यान से समझिएगा। तो मेनली ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हैं बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप है ना? यानी बहुत सारे जाइगोट ने अपने आप को सेल डिवीजन किया, ब्लास्टोसिस्ट बनाया। एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पूरा जाइगोट जो सेल डिवीजन करता है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है वो एक्चुअल में 3 लेयर में बनती है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट मतलब कितनी लेयर? 3 लेयर। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 अलग अलग लेयर बन गई है। फिर से मैं बोलूँगा, जाइगोट ने सेल डिवीजन किया, कोशिका विभाजन किया, उससे क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है? तो 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। इनको हम लोग जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जर्म लेयर है। क्या है ये? जर्म लेयर। अब ये 3 जर्म लेयर है ना? तो 3 जर्म लेयर होने के कारण हम लोग ह्यूमन को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि एक्चुअल में ह्यूमन जो है कितनी लेयर से मिलके बना है? 3 से। 3 जर्म लेयर से बना, इसलिए देखो ट्रिप्लो लिखा है। ट्रिप्लो से क्या मतलब समझना है? 3। और ब्लास्टिक मतलब समझ में आ रहा है ना? ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का मतलब यहाँ पे 3 लेयर है। अब देखो, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म। फिर बीच वाले को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब यही 3 जर्म लेयर पूरे बॉडी ऑर्गन का निर्माण करती है। यानी इन्हीं तीनों जर्म लेयरों से ही क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। यानी यही 3 जर्म लेयर अलग अलग तरीके का ऑर्गन क्या कर रही होंगी? बना रही होंगी। एक्टोडर्म कुछ ऑर्गन बना रहा होगा, मीजोडर्म कुछ बना रहा होगा, एंडोडर्म कुछ बना रहा होगा। समझ में आया? यानी हमारी पूरी बॉडी का निर्माण इन्हीं 3 जर्म लेयरों से होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि हमारी पूरी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताओगे कि हमारी पूरी बॉडी का जो निर्माण है या जो ऑर्गन है वो एक्चुअल में इन्हीं तीनों जर्म लेयर से मिलके बने हैं। समझ में आया? जैसे एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म हमारी बाहरी संरचना को बना रही है। देखिए बाहरी लेयर है ना, तो ये क्या करेगी? बाहरी संरचना को बनाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे स्किन का निर्माण किस जर्म लेयर से हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। समझ में आया? और मीजोडर्म, तो एक्चुअल में जो ब्लड है ना, वो ब्लड किस लेयर से मिलकर बना है? मीजोडर्म। मैंने क्या बोला? पूरी बॉडी का निर्माण यही तीनों जर्म लेयर से होगा। समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? तो मीजोडर्म से ही क्या है बना हुआ हमारा? ब्लड। ब्लड किससे बना है? मीजोडर्म से। यानी ब्लड, ऐसे देखो, ब्लड अपने आप में एक प्रकार से ऑर्गन बन जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर ये टिश्यू से, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू है ना,
कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, तो ये एक जगह तो होगा नहीं, बहुत जगहों पे होगा। तो ये देखिए अपने आप में क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है, ब्लड अपने आप में क्या है, एक ऑर्गन है, अंग है। तो एक्चुअल में किससे बना है, तो मीजोडर्म से बना है। तो यही बात लिखनी है, ब्लड मीजोडर्मल ऑर्गन है, मीजोडर्मल ऑर्गन है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझ लीजिएगा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में मतलब मैं ऐसे बताता हूँ कि ह्यूमन बनता कैसे है मेनली। तो ह्यूमन एक्चुअल में बनता ऐसा है कि एक मेल गैमेट सेल आता है, एक फीमेल गैमेट आता है। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, ये दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, क्या बनता है, जाइगोट। दो अलग अलग सेल मिलेंगे, एक सेल बनेगा। यही एक सेल क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करने के बाद एक नए रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब 3 जर्म लेयर बन जाती है उस कंडीशन में। तीनों जर्म लेयर के नाम समझ गए, बाहरी वाले को एक्टो, बीच वाले को मीजो और अंदर वाले को एंडो। याद करना भी आसान है ना। एक्टो यानी एक्स, एक्स मतलब बाहर वाला होता है, मीजो यानी मिडल हो जाएगा, और एंडो, एंडो मतलब अंदर हो गया, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्लड किस लेयर से मिलके बना है, मीजोडर्मल लेयर है, मतलब मीजोडर्मल ऑर्गन मतलब मीजोडर्म लेयर से मिलके बना है। क्लियर है, हाँ या ना? ब्लड के बारे में अगर हम और बात करें, अभी तो हम लोगों ने कुछ बात ही नहीं की है ना, अब हम बात करने जा रहे हैं। अब तो हम लोगों ने जितनी भी बात की है वो सब नॉर्मल बातें हैं। अब मेन बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल है। देखिए मैं कहता बस नॉर्मल हूँ, सब एब नॉर्मल है अपने आप में। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसको पहले मिटा दूँ मैं, तो समझिएगा ध्यान से आगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक्चुअल में हमारे पूरे शरीर के अंदर लिक्विड पार्ट में होता है। किस पार्ट में होता है, लिक्विड पार्ट में। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि लिक्विड की तरह होता है, ठीक है ना, लिक्विड की तरह होता है। लेकिन आप कभी बोलिएगा मत कि ये लिक्विड की तरह होता है। एक्चुअल में लिक्विड की तरह नहीं होता है। लिक्विड मतलब पानी, पानी मतलब एकदम क्या पानी की तरह होता है, ये नहीं, ये गाढ़ा होता है ना। इसको प्लाज्मा स्टेट भी बोल सकते हैं हम लोग। कौन सी स्टेट, प्लाज्मा। टोटल कितनी स्टेट है सब्सटेंस की, 5 है, उसमें से चौथी स्टेट हम मान सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट में है। ब्लड एकदम पानी की तरह नहीं होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है ये, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम ब्लड की क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। मतलब मेनली थोड़ा सा दूसरा वाला मिटाने वाला लेके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीगा है, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा मिटाने वाला लेके आइए, तब तक पॉज करिए आप। अब बात करेंगे हम लोग कितना होता है। तो मेनली एनसीईआरटी कहती है ब्लड की क्वांटिटी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है, तो एनसीईआरटी कहती है कि एक्चुअल में जो ब्लड की क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। टोटल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए हमारा ब्लड। मेनली अगर हम बात करेंगे मतलब एडल्ट, एडल्ट मतलब समझते हैं ना, वयस्क पुरुषों में। वयस्क मतलब जो क्या है, कौन सी अवस्था, युवा अवस्था में है। एडल्ट मतलब क्या, 18+, इतना तो समझ में आता है ना। तो एडल्ट मेल, एडल्ट मेल, चलिए ठीक है। एक्चुअल में किशोरावस्था जानते हैं कब से स्टार्ट होता है, 12 साल के बाद, 12-13 साल के बाद आप किशोरावस्था में। बाल्यावस्था आपका मैक्सिमम कितना है, बाल्यावस्था आपका यही तो है। आप मान लीजिए 3 साल के बाद जब आप एकदम जाएंगे ऊपर, मतलब वो तो पैदा होते ही समझिए बाल्यावस्था ही चल रही है, वो चलते जाएगी। कहाँ तक जाएंगे आप, 12 तक जाएंगे, तो 12-13 साल तक आपको एक बच्चा ही तो ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आपको बच्चा ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप किशोरावस्था में पहुँच जाएंगे, समझ आ रहा है। और उसके बाद फिर जब तक आप मतलब निर्णय लेने लायक नहीं बन जाते हैं, तब तक आप किस अवस्था में, किशोरावस्था में। उसके बाद फिर क्या आता है, युवा अवस्था आती है। तो मेनली एडल्ट मेल की मैं बात करूं, ठीक है। तो एडल्ट मेल की मैं बात करूंगा तो इनके बॉडी के अंदर जो खून पाया जाता है, मैंने क्या बताया कि एक्चुअल में होना कितना चाहिए, 7%। अगर आपका बॉडी वेट 7 जितना भी है उसका 7% क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो लिखा हूँ इसको लिख दूँ, ब्लड क्वांटिटी। ब्लड क्वांटिटी मतलब ब्लड की मात्रा। तो एडल्ट मेल में जो होती है वो 5.5 से 6.5 लीटर तक होती है, ठीक है, 5.5 से 6.5 लीटर तक होती है, ठीक है। और मेनली अगर बात करोगे आप फीमेल के अंदर, यानी एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल, ठीक है, तो इनमें होती है 4.5 से 5.5 लीटर तक, ठीक है।
कम होता है फीमेल के अंदर ब्लड, है ना। फीमेल के अंदर ब्लड क्या होता है, कम होता है। कारण क्या होता है, इसके बहुत सारे कारण आपको नजर आएंगे, ठीक है। मेनली आप ये भी देखते होगे कि ज़्यादातर हम लोग जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष तो बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे होते हैं ब्लड वगैरह, महिलाएं इतना डोनेट करती हैं नहीं डोनेट करती, कारण उनके पास इतना खून नहीं है जितना हम लोग के बॉडी के अंदर है। डोनेट करते हैं तो वो कम नहीं होता होगा हम लोग के अंदर। किसके अंदर, ऐसा नहीं, बॉडी के अंदर खून फिर बन जाता है, उतना फिर बन जाएगा, फिर रिकवर हो जाता है, समझ में आ रहा है। मेनली महिलाओं के अंदर एक और कारण भी होता है जिसका कारण मतलब जिसके कारण इनके अंदर जो खून होता है वो कम होता है। उसका कारण है कि एक मतलब इनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो पीरियड्स में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इस कारण इनका मतलब देखेंगे तो वहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है कि इनके शरीर के अंदर खून की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अच्छा, और बात करें अगर हम लोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ना कि 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 7% मतलब जैसे मान लो हम 100 किलोग्राम के हैं, इसका मतलब 7 किलोग्राम क्या होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, खून होना चाहिए, समझ में आया ना। NCERT ये कहती है। भाई लीटर और किलोग्राम में हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं, मान लेते हैं कि 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन हम लोग पहले भी जानते हैं अभी भी जानते हैं। फॉर्मेशन मतलब बना कहाँ पे है, तो मेनली बोन मैरो में बनता है। किस में बनता है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो कितने लोग जानते हैं, वेरी गुड, आप जानती है बोन मैरो। जब मैं हाँ वेरी गुड जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो बताया था ना आपको, हाँ मैं उसके अंदर आप देखोगे ना तो एक पोर्शन पाया जाता है जिससे हड्डी, मतलब आप मेनली मुर्गा खाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो हड्डियाँ होती हैं आपको कैसे नहीं लगेंगी, बहुत पतली होती हैं, लेकिन फिर भी होता है उसमें भी, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। ज़्यादातर आप मनुष्यों की जो हड्डी देखोगे बहुत मोटी होती है, मुर्गा तो कहाँ बहुत ज़्यादा, पैरों में तो हड्डी होती है बेचारे के पास, और कहाँ हड्डी होती है ज़्यादा, और भी हड्डियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, मानता हूँ कंकाल तो है, पेट वेट तो है ना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। सबसे ज़्यादा मात्रा तो मनुष्यों की मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो बीच में एक ऐसे पोर्शन नज़र आएगा आपको, मान लेते हैं कि ये हड्डी है, देखते हो ना, कुत्तों को खिलाने के लिए ऐसे हड्डियाँ आपको देख रहे होंगे, है ना। तो इसमें बीचों बीच में इस जगह पे क्या पाया जाता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही क्या बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में, ठीक है। तो ब्लड बोन मैरो में बनता है, पहली बात। अब बोन मैरो कहाँ है, तो हड्डियों के बीच में। हड्डियों क्या होती है, अपने आप में खोखली होती हैं, तो बीचों बीच एक पोर्शन होता है, वहाँ पे बनती है। अब मेनली आप हर जगह पे देखोगे तो हर जगह हड्डियाँ बन रही, मतलब हर जगह क्या है, हड्डियाँ हैं। जैसे ये यहाँ पे हड्डी है, पहले देखो यहाँ पे हड्डी है, तो यहाँ भी होगा बोन मैरो, यहाँ भी होगा बोन मैरो, फिर यहाँ भी होगा बोन मैरो। अच्छा, कितने लोगों को शक है कि जैसे पैर का अंगूठा है तो वहाँ पे हड्डी है तो वहाँ भी बन रहा होगा, ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं, मतलब मेनली अब मैंने बोला ना मोटी मोटी हड्डियाँ जहाँ पे, हाँ वहाँ पे क्या बनेगा, खून बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मेनली आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि चलिए ठीक है, हमारी हड्डियाँ मोटी मोटी हैं तो ब्लड बन जा रहा है, लेकिन जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, या छोटा बच्चा छोड़ो, जब वो पेट में रहता है एक बच्चा, समझ में आ रहा है, तब उसके अंदर कैसे बना, क्योंकि वहाँ पे तो हड्डियाँ इतनी डेवलप होती नहीं है, तो वहाँ पे खून कैसे बनता है। तो एक्चुअल में जब बच्चा कहाँ पे होता है, पेट में होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियोटिकल स्टेज में होता है। एम्ब्रियोटिकल स्टेज मतलब भ्रूणावस्था में जब होता है बच्चा, तो उस कंडीशन में उसका जो ब्लड है कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। कहाँ बनेगा, लीवर में। तो फॉर्मेशन में दो बातें याद रखेंगे, पहली बात तो बोन मैरो में बनता है ब्लड, ठीक है। दूसरा, अच्छा बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे कट करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर हम लोग। अच्छा ये बताइए, जब फ़ोन आया था तो वीडियो पॉज हो गया था क्या? नहीं, अपने आप पॉज नहीं हुआ होगा, आपने किया है ना, ठीक, गुड। हम थोड़ा सा डाउट में चले गए, ऐसे तो मेरे सामने मतलब ऐसे तो बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप पॉज हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए बोन मैरो में बन रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। मैंने अभी जस्ट बात की कि अगर बच्चा है वो पेट में है तो उसके अंदर कहाँ बनेगा, तो लीवर में बनेगा, ठीक है ना। जब चाइल्ड कहाँ पे हो, चाइल्ड एम्ब्रोटिकल स्टेज में हो, यानी भ्रूणावस्था में हो,
रूढ़ावस्था, या हिंदी में बोल सकते हो कहाँ पे हो, कोख में हो, पेट में हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। एक बात, दूसरी बात इसका पीएच वैल्यू देख लेना। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैसा है, क्षारीय है। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, ठीक है ना, यानी एल्कलाइन नेचर रखता है। कैसा नेचर, एल्कलाइन नेचर। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ोगे मेनली तो एक बात और समझ लेना, जो ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर भी यहीं पे देख लो। तो टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। कारण दौड़ रहा है, ब्लड बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। तो लगातार दौड़ने के कारण ब्लड का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। और इसी कारण हमारे पूरे बॉडी का भी टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। तो मेनली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसी के आसपास आएगा वो, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वही हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई डाउट नहीं ना कि 38 डिग्री सेल्सियस क्यों है इसका टेम्परेचर इतना हाई, क्यों, क्योंकि लगातार दौड़ रहा है ना। और लगातार दौड़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या डेवलप करेगी, थर्मल एनर्जी, है ना। और वही थर्मल एनर्जी के कारण क्या होता है, मतलब उसमें ऊर्जा आएगी और उसमें ऊर्जा के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। आवाज़ ज़्यादा है, थोड़ा शटर डाउन कर दीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्लास से, अभी रहने दीजिए आज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ा जाए, चलिए और आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो मेनली हम बात करेंगे कि ब्लड के कलर की, ब्लड के कलर की। तो ब्लड का कलर क्या होता है ये बताइए, लाल होता है। अच्छा, किसी के अंदर कलर कैसे आता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये नीला है, ये पीला है। आप देखते हैं फ्लावर के अंदर जाइए, फूलों के अंदर पीला, नीला, हरा, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, देखते हैं अलग अलग कलर के फूल होते हैं। अच्छा, पेड़ों का रंग मैक्सिमम हरा दिखता है आपको, मतलब पत्तियां जो होती हैं हरी कलर की होती हैं। तो आप लोगों ने कभी सुना है कि क्यों, आखिर इसका कारण क्या होता है। छोटे क्लासेस में तो पढ़े होंगे, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पेड़ हरे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर, समझ में आया, क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। तो क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट। क्या है, पिगमेंट। पिगमेंट मतलब जैसे कलर होता है, पानी है, पानी कलरफुल होता है, नहीं होता है, पानी कलरफुल नहीं होता है। पानी के अंदर यदि रंग मिला दे तो कलरफुल बन जाता है। तो रंग अपने आप में क्या है, पिगमेंट है। रंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट। समझ में आया, रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट, याद रखेंगे। वैसे ही हमारा खून लाल है तो इसका मतलब इसके पास भी क्या होगा, पिगमेंट। क्या होगा, पिगमेंट, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, रंग की बात करें तो रंग क्या है, लाल है। लाल है इसका मतलब इसके पास पिगमेंट होगा ब्लड के अंदर, है ना। वो पिगमेंट क्या है, वही है हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। तो मेनली आपको हीमोग्लोबिन जो नज़र आता है वो एक्चुअल में क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को भी पकड़ो तो मेनली जो हीमो दिख रहा है ना आपको, हीमो एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा है आयरन को। हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन। आयरन को ही हम लोग हीमो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन। तो मेनली अगर ब्लड के रंग का लाल होना कारण क्या बनाता है, कारण है आयरन। आयरन होने के कारण जो होता है वो ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। समझ में आया। तो हीमो का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब कितने लोग ये बताइए आयरन के बारे में जानते हैं, आयरन केमिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व करते हैं। आयरन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नॉर्मली इसको फेरम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, तो आयन के फॉर्म में। जैसे ये आयरन इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। अच्छा, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा बताइए, मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ये क्या है, मेटल है कि नहीं है भाई। डी ब्लॉक के अंदर सब क्या आते हैं, मेटल ही तो आते हैं,
है ना। तो यानी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैंने क्या बोला कि इस फॉर्म में नहीं रहता, आयन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? आयन के फॉर्म में। और जब इसको हम आयन के फॉर्म में बोले, दैट मीन्स मेटल हमेशा कैसा बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटायन, यानी हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यानी आयरन की बात करें तो आयरन पे देखिएगा, आयरन एक नहीं दिखाता, यानी आयरन एक कैटायन नहीं नजर आएंगे, आयरन के दो कैटायन नजर आएंगे, एक तो Fe+2 और एक तो Fe+3। मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि आयरन के कितने टोटल हैं, आयरन कितने रूपों में आपको नजर आएगा, एक तो Fe+2 और एक तो Fe+3। अगर ये कम वाले पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरस। और ज़्यादा वाले आयन पे है, मतलब ज़्यादा है इसका पॉजिटिव आयन का नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिक। क्या याद है कि नहीं याद है आपको? याद है? जब +2 है तो फेरस और +3 है तो फेरिक। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन में हीमो आयरन, आयरन मतलब Fe, और Fe हमेशा नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं रहता है, एक्चुअल में किस फॉर्म में रहता है? आयन के फॉर्म में। और आयन बनाऊंगा तो इसके दो बनेंगे, एक तो Fe+2 एक तो Fe+3। ये किस फॉर्मेट में रहता है? Fe+2 या Fe+3? तो एक्चुअल में Fe+2 के फॉर्म में रहता है। क्लियर है? अब आपके मन में चल रहा होगा Fe+2 के फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझिएगा, यही Fe+2 है जिसके कारण चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे अगर ये आयन के फॉर्म में रहेगा तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं रिएक्ट कर सकता है। जैसे जब ये Fe+2 के फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा इसको, ठीक है ना। मैं रफली ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर मेनली कैसा चार्ज होता है? -2। तो ये +2 ये -2 क्या बना देगा? FeO, यानी आयरन ऑक्साइड बना दिया, नहीं बना दिया, है ना। सपोज कर लो कि Fe3 होता तो क्या बनता है? यहाँ पे Fe+3 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे हो जाता Fe2O3। बनता ना बनता कि नहीं बनता? अब दोनों का नाम सुनना, दोनों में नाम समझो। यहाँ वाले को हम क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड। यहाँ वाले को भी आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, लेकिन नाम अलग अलग है। यहाँ पे फेरस वाला है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? फेरस ऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि Fe+3 वाला लिया गया तो इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। मेनली होता क्या है, समझ में आ रहा है? मेनली जब ये आयन के फॉर्म में रहता है तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है। जो हम लंग्स से लेते हैं ऑक्सीजन, जो हम लंग्स से लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट हो पाता है? हीमोग्लोबिन के साथ। मैंने पहले भी बताया कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? बॉडी के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह कराता है। क्यों करा पाता है? तो आपको कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है फेरस। ये फेरस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है, यानी बॉन्ड बना देता है, ताकि कोई और ऑक्सीजन को ना लेके जा पाए। मारपीट मत करिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कारण समझ में आ गया? देखिए आयन है यहाँ पे, इसीलिए क्या कर ले रहा है? ऑक्सीजन को बांध ले रहा है। ऐसे जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उधर से क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके साथ भी क्या कर लेगा? केमिकल रिएक्शन, फिर उठा के लेके आएगा, तो बांध के लेके आता है। क्या करता है? बांध के लेके आता है। कैसे बांध के लेके आता है? आज बात समझ में आया ना? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, इस चार्ज के कारण। क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ही सिंबलाइज करता है कि हमारे बॉडी के अंदर खून कितना है। आप लोग कभी पता किए होंगे कि कई बार जब आप ब्लड देने के लिए, डोनेट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका CBC टेस्ट होता है। मेनली हमने आपके बारे में आपको ये बताया है कि इन सब चीज़ों के लिए CBC टेस्ट होता है। ब्लड में से तो ऐसे 75 जाँच होते हैं, लेकिन अगर ये पता करना हो कि ये बेचारा जो है, पहली चीज़ तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपका ब्लड ग्रुप पता किया जाता है, किस ब्लड ग्रुप का आप खून देना चाहते हैं। उससे भी पहले ये पता किया जाता है कि आप खून देने लायक है कि नहीं है। अब जितना खून आपके शरीर में होना चाहिए उतना आपके बॉडी के अंदर है कि नहीं है। अदरवाइज आपसे आपकी बॉडी से खून निकाल लिया गया, चेक किया ही नहीं गया और पता चला कि आप ऑलरेडी खून लेने लायक है और आपने दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो पता चला निकाला गया, उसके बाद आपको फिर मतलब आपसे लिया गया 1-2 यूनिट खून और आपको 10 यूनिट फिर चढ़ाना पड़ा। समझ पा रहे हैं? कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी कैपेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है? तो उसके लिए चेक करना पड़ता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या करना पड़ता है? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? ये वाली कहानी समझ में आ गई? ये आयन के फॉर्म में रहता है आयरन, ये कंपाउंड बनाता है। मेनली क्या बनाता है? ये कंपाउंड। ये कंपाउंड बनाएगा आयरन, किसके साथ? ऑक्सीजन और फलाने ढिकाने के साथ। अब इसको छोड़ो, यहाँ से इसको छोड़ो, आगे मैं पुनः एक बार रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप समझना।
अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने बोला कि यार हमको क्या करना होता है, मात्रा चेक करनी होती है सबसे पहले अगर हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो मेनली अगर हम बात करेंगे किसकी, मेनली अगर हम बात करेंगे किसी भी पर्सन के हीमोग्लोबिन की मात्रा की, क्वांटिटी की बात करेंगे, तो मेनली आपको ज़्यादातर कैसे नज़र आएगा कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो होता है वो 15 से, देखो ये वेरी कर रहा होता है इसलिए मैं ऐसे बोल नहीं सकता, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 15 से लेके 17 तक होता है, या ऐसे बोल दो ना यार 17 से लेके 15 के बीच में होता है, 13 से लेके 17 ऐसे बोल दो, समझ आ रहा है, 13 से लेके 17 तक होता है। इसमें फीमेल में जब आओगे तो फीमेल में आप बात करोगे तो मेनली 13 से लेके 15 तक होता है, 13 से लेके 15। इनमें क्या होता है, कम होता है। फीमेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या है, भैया हीमोग्लोबिन एक्चुअल में आयरन है, आयरन क्या प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, दैट मीन्स आयरन की मात्रा कम है, इसीलिए लड़कियां क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। लड़कियां सॉफ्ट क्यों होती हैं, तो इसका कारण आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोल दीजिए, हाँ या ना, ठीक है। और मेनली ये जो आप मात्रा देख रहे हो, ये जो मात्रा आप देख पा रहे हो, ये मात्रा किस में देखी जा रही है, मतलब 13 से 17 यूनिट में बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ कि यूनिट है, इतनी यूनिट पाई जाएगी कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा होगी मेल में, तो 13 से 17 यूनिट। समझ में आ रहा है, 100 ml ब्लड समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो 13 से 17 ग्राम या यूनिट जो भी बोल लो मेल में होती है। मैं ग्राम लिख देता हूँ, यहाँ भी ग्राम लिख लो, ठीक है। तो मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम तक हो सकता है 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, और फीमेल के अंदर 13 से 15 ग्राम तक हो सकता है क्या, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन। क्लियर है। मेनली आप एक बात ये और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जब आप खून देने जाते हो तो यूनिट में खून देते हो, क्या किस में देते हो, यूनिट में। यूनिट में देने का मतलब है कि 1 यूनिट, जैसे आप बोलोगे ना कि मैं 1 यूनिट खून देता हूँ, मतलब 1 यूनिट डोनेट किया हूँ, 2 यूनिट दिया हूँ, तो एक्चुअल में 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट ब्लड मतलब, यहाँ पे याद रखिएगा, 1 यूनिट ब्लड इज इक्वल टू 300 से लेके 350 ml। जब डोनेट करते हो तो यूनिट में ब्लड डोनेट किया जाता है, तो 300 से 350 ml डोनेट करते हो आप। अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया तो इसका मतलब कितना खून आपने दे दिया अपने शरीर से, 300 से 350 ml आपने खून दे दिया, है ना। अब मैंने बोला ना कि चेक करना पड़ता है, तो चेक करने से होगा क्या, चेक करने से ये होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो अगर 100 ml के अंदर 13 से 17 के बीच में, मतलब मेनली समझो, अगर मान लो 15 क्रॉस है, किसी मेल के अंदर 15 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, समझ आ रहा है, तो खून देने लायक है। 15 से कम है तो बेचारे को खून नहीं देना चाहिए, ठीक है। 15 से कम है तो खून देने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं जो 14 पे भी दे रहे होते हैं, तो 14 भी ठीक ही ठाक है, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि 11 से कम चल रहा है, ऐसे समझ लो, 11 से क्या है, कम है, या 13 से कम है तो उनको खून नहीं देना चाहिए, समझ आ रहा है। 11 से 13, मैं ऐसे बोलूँगा 13 पकड़ लो, ऊपर नीचे मत करो। 13 से अगर कम है तो इसका मतलब ब्लड मत डोनेट करिए। ऐसे लड़कियों का है, अगर 11-12 से कम है तो उनको खून देने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी खून की क्या है, कमी है। तो हीमोग्लोबिन के कम होने से हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर खून की कमी है। कारण समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम 100 ml ब्लड के अंदर ये पता कर लेते हैं कि कितना ग्राम है। अगर मान लो इसकी मात्रा घट रही है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर खून की क्या है, कमी है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। अब मेनली कई लोगों के मन में चल रहा है, ठीक है आपने बड़ा अच्छा बोल दिया, हमने सब सुन भी लिया, आपने सब अच्छा बोला, हमने सब सुन भी लिया। अब एक बात और बताइए, क्या बताएं कि ये तो आपने इसलिए बोला कि ब्लड का कलर क्या है, रेड है, तो सबका तो नहीं होता है। जैसे कॉकरोच का देखा जाए तो कॉकरोच के अंदर तो सफ़ेद खून होता है, देखा गया है, हाँ या ना। तो आखिर उसके अंदर ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम लोग कॉकरोच का खून देखते हैं वाइट होता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही आप लोग ऑक्टोपस देखे हैं, ऑक्टोपस का मतलब जानते हैं, हाँ, जलचर। कितने पैर होते हैं उसके, 8 पैर होते हैं, है ना, 8 पैर उसके होते हैं, ठीक है। अब वो 8 पैर होने का कारण समझते हैं आप लोग, सर वो तो उनका स्ट्रक्चर है, बनावट है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है। लेकिन मेनली इनकी बात करते हैं तो ऑक्टोपस का जो कलर मतलब खून का कलर अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस का खून का कलर कैसा होता है? नीला। जबकि हाँ उसका भी एक आता है दरियाई घोड़ा, तो उसका पसीना गुलाबी होता है यार। हाँ खून की बात नहीं है, खून तो उनका भी क्या होगा? रेडी होगा। वो एक्चुअल में एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। मेनली क्या होता है कि पदार्थों का जो एक्सक्रिएशन करते हैं उनकी बॉडी से बाहर निकलता है। पसीना क्या है? एक प्रकार से वेस्टेज ही है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि क्लोरो क्या बोलते हैं उसको, अरे आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है, वही कोलेस्ट्रॉल जलता है तो फिर गर्मी पैदा होती है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में अपने आप में वेस्टेज है। ऐसे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, तो जब ये जलता है तो कंबाइंड होकर जलता है उनके अंदर, तो एक अलग प्रकार का क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है। दैट मीन्स उनके स्किन के कारण ऐसा होता है। स्किन इफेक्ट के कारण उनका जो पसीना होता है क्या होता है? गुलाबी कलर का निकलता है। ठीक है ना? ठीक है, अभी एक एक करके समझते जाइए। आप लोगों के पास क्वेश्चन जानते हैं कैसे वाले हैं? अच्छे वाले हैं, लेकिन तरीका नहीं समझ में आ रहा आपको। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन है रैंडमली एक बार लिखिए, फिर एक ही बार में बताते हैं हम। ऐसा नहीं जैसे ऐसे आप रैंडमली पकड़ ही नहीं पा रहे कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अब आप जीके में चले जा रहे हैं, एंट्री मार दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है ये वाला वो वाला, ये वाला ही मतलब ये वाला पढ़ा है। हमने देखा ये वाला जानवर ऐसे रहता है। जैसे अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ऊँट 6 महीने तक पनिया क्यों नहीं पीता है? समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन आपका क्या है? हम लोग क्या पढ़े? ब्लड। हम ये नहीं कह रहे आपका क्वेश्चन गलत है, बट पूछने का जो टाइमिंग है वो नहीं सही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि हम कौन सी क्लास ले रहे हैं। आप हमसे क्या, हमको पूरा क्वेश्चन बताइए, एक ही बार में हम उसके डाउट को रख देते हैं। हम एक नेक्स्ट क्लास रख देंगे, इसके बाद डाउट पे ही कर लिया जाएगा। ठीक है, अब कई लोग हमसे कहेंगे कि इतने देर में आप उनका आंसर दे दिए होते, तो हम 1 मिनट में हम चाहें तो आंसर दे ही दें, लेकिन हम जब तक समझाएंगे नहीं मतलब क्या है उसका। ठीक है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, टेक्निक होती है। मेनली हम बात करेंगे किसकी? ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस का क्या होता है? ऑक्टोपस का होता है नीला। नीला यानी ब्लू, और ब्लू होने का कारण बताइए। तो उनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? इनके अंदर कौन सा पाया जाएगा? तो इनके अंदर पाया जाता है हीमोसाइनिन। क्या? हीमोसाइनिन। याद रखेंगे कौन सा पिगमेंट? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। हाई रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता था ब्लड के अंदर, तो वैसे ब्लू कलर हीमोसाइनिन के कारण पाया जाएगा। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म। ऐसे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा किसका? कॉकरोच का। तो एक्चुअल में कॉकरोच का कारण क्या बना? तो कॉकरोच के अंदर कौन सा खून पाया जाता है, मतलब कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका वाइट होता है, सफ़ेद होता है ना खून, सफ़ेद होता है, वाइट खून होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एक्चुअल में इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है हीमोलिम्फ। कौन सा होता है? हीमोलिम्फ। तो एक्चुअल में इनके पिगमेंट अलग अलग हैं, इस कारण इनके खून हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ अभी जस्ट तो बताया, जैसे एक प्रकार से यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है, वैसे ही हीमोलिम्फ भी अपने आप में क्या है? पिगमेंट है। समझ में आ रहा है ना? सेम काम करेगा बट कलर क्या है? अलग अलग है। जैसे हम अगर देखें तो पानी है, उस 1 गिलास पानी, मतलब पानी लेते हो तो लोग 1 गिलास हटाओ, पानी लेते हो, पानी के अंदर कलर घोलते हो, तो मान लो अगर तुमने रेड वाला पुड़िया डाला तो रेड कलर का हो जाता है पानी, और नीला वाला डाला तो नीला हो जाता है पानी, है ना? वैसे ये पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन वाला पुड़िया डालोगे तो रेड हो जाएगा खून, और अगर हीमोलिम्फ डालोगे तो वाइट हो जाएगा। हर चीज़ का पर्पज होता है। यहाँ पे इनके बॉडी को कोई और प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी को कोई और प्रोटीन चाहिए, और ऑक्टोपस के बॉडी को कोई और प्रोटीन चाहिए। कलर से मतलब नहीं है, काम तो ये सब जगहों पे वही हो रहा होगा, है ना? ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, तो यहाँ भी कर रहा होगा, वहाँ भी कर रहा है ब्लड, बट क्या होगा? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। समझ में आया? आगे समझ में और आएगा जब आप धीरे धीरे और ग्रो करोगे। हम ये नहीं करेंगे, टालने का काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप पढ़िए और समझिए पहले। अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा, क्या यहाँ पे क्यों आया ये? ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये कलर का डिब्बा अलग अलग है, बस ये कलर के डिब्बे हैं। हीमोलिम्फ, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वाला डिब्बा डालेंगे तो लाल, हीमोलिम्फ डाले तो सफ़ेद, और हीमोसाइनिन डाल दिया तो नीला। कोई दिक्कत इसमें? कोई दुविधा नहीं है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, मेनली ये बात याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन वाला जो कलर है वो एक्चुअल में किस कंपोनेंट में पाया जाएगा?
आरबीसी में। किसमें पाया जाएगा? आरबीसी। अभी आरबीसी क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले हम फंक्शन ऑफ ब्लड देख लेते हैं। तो मेनली क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब पौष्टिक तत्व एंड एक्सचेंजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो न्यूट्रिएंट को इधर से उधर करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन करवाता है। समझ में आ रहा है ना? यही खून है जो क्या करेगा? खून ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और लंग्स क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर सेल के पास पहुंचेगा तो सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सेल को क्या दे देगा? ऑक्सीजन। तो क्या करवाता है? एक्सचेंजेशन। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से। क्लियर है? हाँ या ना? दूसरे नंबर पे क्या करता है? दूसरे नंबर पे मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? बॉडी का टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है ना? तो अगर ये दौड़ रहा है तभी तो 38 डिग्री सेल्सियस है। तो दौड़ के पूरे बॉडी का भी टेम्परेचर क्या कर देता है? ये 38 डिग्री सेल्सियस। ये पूरे बॉडी के अंदर पहुंचता है तो हर जगह पे ऑर्गन को कैसा टेम्परेचर देता है? 38 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा, तीसरा काम ये क्या करता है? और क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छा, यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्टेज एंड आल्सो एक्सचेंजेशन ऑफ O2 एंड CO2। क्लियर है? तो वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना, खराब पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको भी ये क्या करवाता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। तो मेनली आप यहाँ से दो चीज़ें याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? आई बस समझ में? अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट की। किसकी बात करते हैं? ब्लड कंपोनेंट की। अच्छा नहीं, पहले ब्लड के टाइप को समझते हैं, फिर ब्लड कंपोनेंट पकड़ेंगे, फिर आज के टॉपिक को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है? तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्लड के टाइप को देखेंगे हम लोग। देखिए, अभी तक भीगा था तो इतना भीगा था, बुढ़वा भिगा दे रहा था। अब इतना हो गया है कमजोर कि अब इंकवा नहीं सुखा पा रहा है, मतलब इंकवा नहीं हटा पा रहा है। ये समस्याएं हैं धरती पे कि जिनका निवारण ही नहीं है। तो ब्लड के टाइप की बात करूँ मैं, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो दो तरीके के ब्लड आपके बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त। मेनली ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब अगर ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। तो उस तरीके के खून को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ है? ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तो इस तरीके के खून को हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? हाँ या ना? अब मेनली एक बात और याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है हमारा पाइपों में घूम रहा होता है। किसमें घूमता है? पाइप में। तो जो ये वाला खून होता है, कौन? ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, इसको शुद्ध रक्त भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। जब ऑक्सीजन मिला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड। ठीक है? और यहाँ पे ऑक्सीजन रहित ब्लड रक्त जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त, यानी इम्प्योर ब्लड। क्लियर है? थोड़ा सा बात को और समझिएगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड होता है उसके लिए अलग पाइप होती है, और जो खराब खून होता है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसके लिए अलग पाइप होती है। यानी ब्लड दौड़ तो रहा होता है लेकिन शुद्ध खून अलग पाइप में और अशुद्ध खून अलग पाइप में। तो ये एक्चुअल में एरेट्री में घूमता है। किसमें घूमता है? एरेट्री में। याद रखिएगा, एरेट्री यानी हिंदी में बोलते हैं धमनी में। किसमें घूमता है? धमनी में। समझ में आ रहा है? ये बाद में हम पढ़ाएंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा मैं। एक्चुअल में एरेट्री
आर्टरी में क्या करता है, घूम रहा होता है। आर्टरी बोलो जो भी बोलो, ठीक है। और जो ये खराब खून है वो किस में घूमता है, वेंस के अंदर घूमता है। किसमें, वेंस। वेंस मतलब सीरा में घूम रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ब्लड की 2 पाइपें हैं, एक तो शुद्ध वाली एक तो अशुद्ध वाली। शुद्ध खून को कौन लेके चलती है, धमनी, और वेंस सॉरी अशुद्ध खून को सीरा लेके चल रही होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख लिया जाए, ये तो टाइप्स हो गया। कैसे पता चलता है शुद्ध और अशुद्ध है? बोला तो यार, अगर ऑक्सीजन मिला होगा तो शुद्ध है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो अशुद्ध है, ठीक है। जो भी हमारे हार्ट से शरीर की ओर जाएगा खून वो कैसा होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होगा। और जो भी हमारे शरीर से वापस कहाँ की ओर जा रहा होगा, हार्ट के पास, वो कैसा होगा, अशुद्ध खून होगा। इस बात को याद रखिएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे भी तो वहां भी देखा जाएगा। चलिए ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 9:25, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए और आगे देख लीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। रक्त के घटक, रक्त के घटक, ओके, रक्त के घटक। तो मेनली जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर 2 कंपोनेंट पाया जाता है। एक है लिक्विड कंपोनेंट या लिक्विड पार्ट बोल सकता हूं मैं, और दूसरा है सॉलिड पार्ट, ठीक है। एक है लिक्विड पार्ट और एक है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। कितने % होता है, मैक्सिमम 55 से 60% ये वाला पोर्शन होता है लिक्विड पार्ट जो होता है, प्लाज्मा जो होता है। जबकि सॉलिड पार्ट के अंदर आप देखोगे तो 3 तरीके के कंपोनेंट फिर पाए जाएंगे, यानी 3 सॉलिड पार्ट होते हैं। एक होता है RBC, एक होता है WBC और दूसरा होता है प्लेटलेट्स, या तीसरा, ठीक है, प्लेटलेट्स। क्लियर है, प्लेटलेट्स। ये टोटल सॉलिड पार्ट कितना होता है, तो 40 से 45%, 40 से 45%, ठीक है। तो ये लिक्विड पार्ट है 55 से 60%, 55 से 60% प्लाज्मा वाला, और सॉलिड पार्ट है 40 से 45%, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये कंपोनेंट है ब्लड के। अब हमको पढ़ना क्या है, तो यहीं से पढ़ना है, यानी हम नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ रहे होंगे। क्लियर है, जहाँ पे हम लोग बारी बारी चीज़ों को डील करेंगे। अभी तक के टॉपिक में आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो ब्लड के बारे में मतलब लगभग जो जानकारियाँ होती हैं बेसिक को समझा दी हैं। अब हम अंदर जाएंगे और इनको बारी बारी डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।